Hi learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is of practice questions on labor welfare and this is a part 6. So we have completed all the MCQ questions till part 5 and we have completed about 70 questions till now, right? So in this session we will discuss more important 15 questions on labor welfare. So guys, इसकी बहुत ही डिमांड आ रही थी कि मैम आप क्वेश्चंस कराइए लेबर वेलफेयर के लिए. So I am providing all the questions on labor welfare for you guys so that you will get or you will crack your exam, right? So let's start with the first question of part 3, that is 71 question. The balanced scorecard proposes that organization success depends on. So what is balanced scorecard? Balanced scorecard सबसे पहले किसने ये डिफाइन किया है, किसने डेवलप किया है? कैपलन एंड नॉर्टन ने. ठीक है, कैपलन एंड नॉर्टन ने करा है डेवलप. एंड व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड? बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी टूल जो कि यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर प्रॉफिट. ठीक है, सो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शंस बैलेंस स्कोर कार्ड को डिफाइन करता है. सो जस्ट रीड ऑल द ऑप्शंस थरली एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, राइट? So the correct answer is D, that is an ability to develop a complete list of cause and effect relationship driving a firm's success. So इसमें क्या होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड में ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये फाइंड आउट करती है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा और अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा. ठीक है, इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करती है सो दैट फर्म की सक्सेस बनी रहे. सो दैट्स इट. अब 72 क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द फ्रूड द माइंस 3 कंपोनेंट्स आर. सो सिगमंड फ्रूड ने अभी हमारे ये जो साइको एनालिटिकल बोल सकते हैं और साइको डायनेमिक अप्रोचेस को डिफाइन किया है. सो उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं? सो यू हैव ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. सो जस्ट टेल मी योर करेक्ट आंसर. ओके, so the correct answer is ego, id and super ego. so what is id? सबसे पहले id से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि what is id. id में ये होता है कि जो उस पर्सन को करना होता है वो करके ही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपर ईगो. सुपर ईगो में ये होता है कि कल्चर्स और मॉरल वैल्यूज़ जो भी होती हैं एक पर्सन की वो अंडरस्टैंड करते हैं टाइम टू टाइम. एंड देन हमारा आ जाता है ईगो. ईगो में क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग, जिसमें कि उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ नहीं, अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइको एनालिटिकल थ्योरी एज वेल एज साइको डायनेमिक थ्योरी, राइट? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 73 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन बिग 5 ट्रेट. सो बिग 5 ट्रेट है जिसको हम 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं. 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं. सो इसको बिग 5 ट्रेट को हम 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं एंड इसको हम ओशन से डिनोट करते हैं. ओशन से अगर आप याद रखोगे तो आपको ईजीली आप इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ईजीली आप लर्न कर पाओगे. सो ओ स्टैंड्स फॉर, ठीक है, क्या होता है? सी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर ए एंड एन. सो पहले आप आंसर करो, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका. सो द करेक्ट आंसर इज सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर बिग 5 ट्रेड थ्योरी में नहीं आता है. ठीक है, अब हम चलते हैं. ओशन को हमने डिफाइन किया था, ओशन से हमें लर्न करना है इसके सारे ट्रेड थ्योरी के कंपोनेंट्स को. सो ओ स्टैंड्स फॉर क्या होता है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस. ओपननेस मीन्स यहाँ पे जो भी एक पर्सन है वो अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? ओ से हो गया हमारा ओपननेस. देन है सी कंसाइंटनेस. कंसाइंटनेस मीन्स हो गया हमारा जो भी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन्स होते हैं या फिर सेल्फ कॉम्पिटेंस, जिनको अपना ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक गोल सेट करना है या फिर अपना मतलब कंपटीशन एक एनवायरनमेंट लेकर आना है, तो वो हो गया हमारा कंसाइंटनेस. नेक्स्ट है हमारा ई. ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्जन भी कह सकते हैं हम इसको. एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो कि अपने मतलब अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं वो अपने आप बोल सकते हैं, जो थोड़े से एक्सप्रेसिव होते हैं उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं. एक्सट्रोवर्ट पीपल कह सकते हैं या फिर एक्सट्रोवर्जन भी कह सकते हैं. ठीक है,
सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है, एग्रीडेबल, ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, एग्रीडेबल आ गया। एग्रीडेबल स्टैंड्स फॉर जैसे कोऑपरेटिव होते हैं, जिनका गुड नेचर होता है, जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो हो गया हमारा एग्रीडेबल। एंड देन लास्ट हमारा है एन स्टैंड्स फॉर क्या होता है, न्यूरोटिज्म, न्यूरोटिज्म, ठीक है, न्यूरोटिज्म। सो व्हाट इज़ न्यूरोटिज्म? न्यूरोटिज्म में ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो एंग्शियस हो सकता है, या फिर वो अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके इमोशंस में, उसकी वजह से वो डर सकता है, वो उदास हो सकता है, अनहैप्पी रह सकता है, ठीक है। सो जो भी चेंजेस हैं इमोशंस में, उसको हम कहते हैं न्यूरोटिज्म। नेक्स्ट हमारा है 74th क्वेश्चन, फ्रूट फाउंडेड द डैश अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। सो वो कौन सा अप्रोच कहा जाता है? सो योर ऑप्शंस आर, दीज आर योर ऑप्शंस A, B, C and D. सो द आंसर इज साइकोडायनेमिक। मैंने बताया था साइकोडायनेमिक एज वेल एज इसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक। सो नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्रूट चिल्ड्रन पास थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो 4 स्टेजेस को कवर करते हैं, एंड वो क्या होते हैं हमारे, वो कौन कौन सी स्टेजेस होती है, डेवलपमेंट स्टेजेस। सो यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ओरल एनल फेलिक लेटेंसी। सो सबसे पहला होता है ओरल स्टेज जो होती है, जिसमें कि जो भी एक पर्सन है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कोई भी एक चाइल्ड है, सबसे पहले हम उसको कुछ खिलाते हैं तो वो टेस्ट को आइडेंटिफाई कर देता है। देन नेक्स्ट है एनल स्टेज में क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से उसे बाथरूम जाना है, किस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बचपन की एज में, ठीक है, 2 to 3 ईयर्स की एज में। देन नेक्स्ट है फेलिक में ये होता है कि वो जो भी एक पर्सन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स अगर जो भी गर्ल्स हैं वो अपने फादर के साथ अटैच हो जाती हैं, जो भी बॉयज़ हैं वो अपनी मदर के साथ अटैच हो जाते हैं फेलिक स्टेज में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज में आ जाता है कि जो चिल्ड्रन हैं वो इंटरैक्ट करते हैं विद द सेम सेक्स पेयर। दैट मीन्स कि अगर वो एक गर्ल हैं तो वो अपनी मदर के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगी। एंड देन जेनिटल एक होता है, जेनिटल स्टेज, जेनिटल भी होता है, जिसमें कि जो भी एक इंडिविजुअल हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स वो अगर बॉय हैं, मतलब उनकी शादी हो जाती है, वो उनकी अपनी लाइफ हो जाती है। देन ये वाला पूरा जो एक मतलब शादीशुदा वाली लाइफ होती है वो हो जाती है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 76th क्वेश्चन, डैश आर द अप्रोचेस टू स्टडी द लीडरशिप विच एम्फेसाइजेज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। सो कौन से वे अप्रोचेस हैं जो कि लीडरशिप को डिफाइन करता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है लीडर के। सो कंटिजेंसी, ग्रुप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, इंस्पिरेशनल थ्योरी। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ही में पर्सनैलिटी एम्फेसाइज होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है लीडर का। Then next is 77th question, the Oyo State Leadership Theory studies revealed that dash and initial structures are the 2 dimensions of the leadership behavior. So Oyo State जो leadership theory है उसमें 2 डिफाइन किया गया है, 2 फैक्टर्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन क्या होगा, ठीक है। यू हैव ऑप्शंस कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन या फिर कंसिडरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये दोनों हैं, दोनों ऐसे मेजर्स हैं जो कि लीडरशिप बिहेवियर को रिवील करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओयो स्टेट लीडरशिप स्टडीज़। सो अब हम चलते हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, जिसमें कि टास्क को परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। एंड कंसिडरेशन बिहेवियर में आ जाता है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बिल्ड करते हैं लीडर्स, और उनके साथ सपोर्टिव रहते हैं, वार्म रिलेशनशिप को कन्वे करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा कंसिडरेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन, डैश यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड द प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब द लीडर बिहेवियर। सो एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड जो है वो किन्होंने डेवलप किया है,
किसके थ्रू डेवलप हुए हैं? सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो द करेक्ट आंसर इज लिकर्ट. लिकर्ट स्केल में बताया गया है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड जो लीडरशिप अप्रोचेज हैं वो हैं. एंड अगर हम देखें एम्प्लॉय सेंटर्ड मीन्स जो एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, जो भी लीडर्स जो एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें. एंड प्रोडक्शन में ये है कि बस काम होना चाहिए. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं, वो एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं. प्रोडक्शन सेंटर्ड वो होते हैं जो कि चाहते हैं, वही लीडर्स जो चाहते हैं कि वर्क टाइम टू टाइम होता रहे. 79 क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क विद at a prevailing wage rate in the market but he is not able to find the work, then what type of unemployment would it be called? So एक पर्सन है, वो चाहते तो हैं जॉब करना मार्केट में बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, सीजनल या फिर नन ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज इनवॉलेंटरी. इनवॉलेंटरी मीन्स कि जहाँ पे वो पर्सन चाहते हैं जॉब करना बट उनको मिल नहीं रही. वॉलेंटरी मीन्स क्या होता है कि वो अपनी चॉइस है, अगर मुझे जॉब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. दैट मीन्स कि वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. ठीक है, लेकिन अगर मुझे जॉब चाहिए बट मिल नहीं रही तो वो क्या है? इनवॉलेंटरी. Then 88th question है, in which type of unemployment do the marginal productivity of the workers is zero? So marginal productivity जो होती है वर्कर की वो ज़ीरो हो जाती है. वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? डिसगाइज्ड, इनवॉलेंटरी, सीजनल या फिर स्ट्रक्चरल. सो द करेक्ट आंसर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज में ये होता है कि जो भी वर्किंग होती है, जो भी सेल्स होता है या फिर प्रॉफिट होता है वर्कर्स का, वो ज़ीरो हो जाता है. क्योंकि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर्स हैं ज़रूरत तो दो की ही होती है, लेकिन वहाँ पे फिर भी चार रखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादातर ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट यूज होता है. सपोज़ कोई एक पर्सन है, उनके 4 बेटे हैं, ठीक है, एंड ज़रूरत सिर्फ 2 की ही है वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन 2 हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, मतलब उनका काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी वो वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उन 2 की जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़ीरो है. ठीक है. देन 81 क्वेश्चन है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को किन्होंने डेवलप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज जॉन रॉबिन्सन. 82 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेज लिमिट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू बी कवर्ड अंडर द ESI एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट. सो वेज लिमिट हमारी इंट्रोड्यूस हुई है और अभी ये कितना है अकॉर्डिंग टू द ESI एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज 21,000 पर मंथ. पहले क्या थी? 15,000 थी, अब हो गई हमारी 21,000 पर मंथ. जिनकी भी वेज लिमिट 21,000 है वो ESI एक्ट के अंदर आएंगे. 83 क्वेश्चन है, द नीड ऑफ द लेबर वेलफेयर ऑल्सो एम्फेसाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो लेबर वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है एंड आर्टिकल्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में जो कि लेबर वेलफेयर से रिलेटेड हैं, प्रोविजंस हैं. एंड क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा लेबर वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, कौन सा प्रोविजन लेबर वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है. सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 नहीं आता है लेबर वेलफेयर में, बाकी 38, 39 एंड 41 आता है. 84 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज ग्रुप कोहेंसिवनेस. व्हाट इज़ ग्रुप कोहेंसिवनेस? ग्रुप कोहेंसिवनेस एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे यूनिटी डिफाइन की जाती है, इमोशनल नीड्स को डिफाइन किया जाता है और जो भी गोल्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है. मेंबर्स का जो भी इमोशनल नीड्स हैं उनको भी क्लियर करा जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है. ठीक है. सो इसमें से जो ग्रुप कोहेंसिवनेस है वो किसको डिक्रीज करता है? सो दीज आर योर ऑप्शंस. एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, लार्ज ग्रुप साइज या फिर ऑल ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज लार्ज ग्रुप साइज. लार्ज ग्रुप साइज नहीं होते यहाँ पे, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं. छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं कुछ मेंबर्स, टीम मेंबर्स, जहाँ पे इमोशनल नीड्स को उनकी सेटिस्फाई किया जाता है और गोल की तरफ वर्क किया जाता है. यूनिटी होती है बेसिकली. ठीक है. अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 85, थ्योरी ऑफ वेजेस एंड जो भी उनके डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो डेवलप की है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेज फंड थ्योरी. वेज फंड थ्योरी को बताना है आपको इनमें से किन्होंने डेवलप की है. द नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी. सो दीज आर योर मैचिंग क्वेश्चन. ठीक है, मैच करना है आपको.
So these are your codes A, B, C, D. So the correct answer is B, that is wage fund theory किन्होंने की है? जॉन स्टॉट मिल. Then next है marginal productivity किसने की है? जॉन ब्लैथ्स क्लैक ने. Then है bargaining theory जॉन डेविडसन एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी गिल मैम. ठीक है. सो दैट्स इट स्टूडेंट. आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा. 15 क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.